तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू किया है और इससे संबंधित एक वीडियो को अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूँ, जिसमें मैंने यूपीएससी 2015 के प्रीवियस ईयर के 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किया है, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंध रखता है। और उसी को मैं यानी कि इंडियन पॉलिटी के अन्य जो प्रश्न बच गए थे उसी को मैं इस वीडियो में कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपको डिस्कशन के दौरान किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि उसे मैं समझ सकूं और दोबारा वैसा ना करने का प्रयास करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए गए 5 प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको बता दूंगा ऊपर ऊपर से, ताकि रिवाइज हो जाए, और आगे के जो प्रश्न बचे हुए थे उसे डिस्कस करूंगा। और इसका उद्देश्य एक और है कि इस वीडियो मतलब 2015 में जो भी प्रश्न इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे उसके पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो उसका पीडीएफ के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अगर कथन दूसरे की बात करें तो प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है। तो यह जो कथन है यह भी गलत है, क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मंत्री परिषद का सचिव होता है और प्रधानमंत्री तो होते नहीं है मंत्री परिषद के सचिव, इसीलिए ये भी गलत है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है यानी कि गतिरोध पैदा करता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसे मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था पिछले वीडियो में कि इसका जो उत्तर होगा कि संयुक्त बैठक में जो लोग उपस्थित तथा मत देने वाले जो सदस्य का जो साधारण बहुमत होगा उसी से इसे पारित मान दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है इसका भी उत्तर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह तत्व यानी कि नीति निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। तो यह कथन बिल्कुल भी सही है। और दूसरी कथन की बात करें तो इन तत्वों में यानी कि नीति निदेशक तत्व में जो है अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो यह भी कथन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में इसके बारे में साफ साफ बता दिया गया कि न्यायालय जो है वो नीति निदेशक तत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इसका जो उत्तर होगा वो कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। तो सी सही है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, बताइए। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो बताइए। आप अगर मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो इसका उत्तर तो जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं और मैंने बताया भी था कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार जो है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है? तो इसे भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे देश का जो उच्चतम न्यायालय होता है वो भारत के संविधान के अभिरक्षक कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में कस्टोडियन भी कहा जाता है। तो ये सारे जो 5 प्रश्न हैं इसे मैंने पिछले वीडियो में जो कि डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसे मैंने डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको और डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए आज के वीडियो के साथ शुरू करते हैं, क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले मैं आपको 4 ऑप्शन को बता दूंगा, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन ए
अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन बी, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। ऑप्शन सी, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरणों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए। और ऑप्शन डी, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो अगर आप हमारे देश के अनुसूची, संविधान में दिए गए अनुसूचियों को पढ़ चुके हैं तो इसका जो उत्तर आप बता दीजिएगा कि उसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्योंकि अगर भारत की अनुसूची 5 की बात करें तो भारत की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। और अगर छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम 4 राज्य हैं। कौन कौन से? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पक्का जो है वो ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, अभी बात अनुसूची की है तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 12 कर दिया गया। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम लोगों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी सामान्य या तथ्यों के अनुसार से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो पहले की कथन की बात करें तो ये कथन बिल्कुल गलत है। आज 1 फरवरी 2021 है और हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 2021 में बजट को प्रस्तुत किया गया, केंद्रीय बजट को। और इस बजट को हमारे देश के वित्त मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि केंद्रीय बजट को तैयार करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो वित्त मंत्रालय का होता है, ना कि राजस्व मंत्रालय का होता है। तो ये कथन गलत हो गया। कथन 2 की बात करें तो भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई भी धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तो ये जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 261 के पहला के अनुसार यह नियम है, यानी कि ये इस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि अगर भारत सरकार को भारत की संचित निधि से धन की निकासी करना हो तो उसे संसद की प्राधिकरण यानी कि अनुमति की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो दूसरा कथन सही है। अब कथन तीसरा की बात करें तो लोक लेखा से लिए जाने वाले सभी संवितरणों यानी कि अनुदान के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 266 के दूसरे में बताया गया है। क्या बताया गया? कि भारत सरकार लोक लेखा में रखी गई धन को कभी भी जमा कर सकता है, यानी कि लोक लेखा में कभी भी धन को जमा कर सकता है और इससे निकासी कर सकता है। इसमें भारत सरकार को भारत की संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रश्न का जो है केवल ऑप्शन 2 सही है। तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो है वो विधेयक 3 प्रकार की होती है, लेकिन उस तीनों विधेयक के प्रकार में धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यसभा ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है। केवल अगर इसे लगे कि धन विधेयक में किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है तो यह लोकसभा को, जो विधेयक को लाती है, तो आग्रह कर सकता है कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए या तो ये बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा की ये जो आग्रह है वो माने या ना माने। और अगर राज्यसभा इस विधेयक को अपने राज्य में मतलब सभा में 14 दिन से अधिक रख ले तो ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा ने धन विधेयक को, जारी की गई धन विधेयक को
अपनी अनुमति दे दी है, यानी कि स्वीकार कर लिया है। तो यह जो कथन है वो बिल्कुल सही है। कथन दूसरे की बात करें तो राज्यसभा अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। तो इसके बारे में मैं तो दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सच में राज्यसभा अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। इसका अधिकार केवल लोकसभा को है कि लोकसभा ही केवल अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है, राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती है। कथन 3 की बात करें तो राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा की जा सकती है। लोकसभा में भी वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा की जा सकती है और राज्यसभा में की जा सकती है, और यहाँ जो दिया नहीं शब्द जोड़ दिया, और इसीलिए ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 171 के पहले के अनुसार कि किसी भी राज्य की विधान परिषद की सदस्य की संख्या जो होती है उस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या का 1/3 भाग ही हो सकता है। या तो 1/3 भाग होगा या तो 40 सदस्य होंगे, मैक्सिमम 40 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि विधानमंडल में विधान परिषद की प्रमुखता को प्राप्त ना हो। ठीक है, तो ये कथन गलत है। दूसरे कथन की बात करते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो ये जो कथन है ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद, किसी भी राज्य में अगर कोई विधान परिषद है तो उस विधान परिषद के कुल सदस्य का केवल 1/6 सदस्यों का ही नाम निर्देशित करेगा, और उनमें से जो सदस्य की नाम निर्दिष्ट किया जाएगा वे केवल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा से संबंध रखते होंगे। बाकी राज्यपाल जो है वो विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित नहीं कर सकती है, क्योंकि विधान परिषद में जो सदस्य उपस्थित होंगे केवल वही अपने आपस में मतदान करके या चुनाव करके या फिर किसी भी प्रकार का मीटिंग करके वे लोग अपना सभापति स्वयं चुनते हैं। तो दोनों के दोनों कथन जो है इस प्रश्न का गलत है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए। पहला ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में ऐसा उपबंध दिया गया। दूसरा, राज्य की नीति निर्देशक के तत्व में। तीसरा, मूल अधिकार में। और चौथा, मूल कर्तव्य में। तो इसका जो उत्तर होगा वो मूल कर्तव्य सही होगा। अब क्यों सही होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के संविधान सभा के 42वें संशोधन में, जो कि 1976 को किया गया था, 10 अनुच्छेद 51 का के 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हालांकि अभी वर्तमान 11 मूल कर्तव्य है और 11वां 46वें संविधान संशोधन में, जो कि 2002 में किया गया था, उस समय जोड़ा गया था। तो जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो उसी 10 मूल कर्तव्यों में से एक था कि प्रत्येक नागरिक भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो यहाँ जो ऑप्शन 2, 3 ऑप्शन में गड़बड़ है, तो यहाँ आपको पहले 4 कथन दिए गए हैं, उसके बाद कूट में आप उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर होगा, पहला देखते हैं, विकास में जन भागीदारी। हाँ, तो ये पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करती है। दूसरा, राजनीतिक जवाबदेही, तो ये गलत है। तीसरा,
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये बिल्कुल सही है। और चौथा वित्तीय संग्रहालय, तो ये भी गलत है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन कथन 1 और 3 सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अब 2015 के यूपीएससी पीसीएस में पूछे गए इंडियन पॉलिटी से ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2015 में यूपीएससी इंडियन पॉलिटी से 12 प्रश्न को पूछा था, हम जहां तक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है। अब चलिए इसे डिस्कस करते हैं कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो मैं सीधा बता देता हूँ कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिया गया। अच्छा, अब बात नीति निदेशक तत्व की है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि नीति निदेशक तत्व का जो हमारे भारतीय संविधान में वो भाग यानी कि पार्ट 4 में किया गया और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया था और नीति निदेशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा भी कहा गया था। किसके द्वारा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना था। मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि एक ओवरव्यू मिले, ताकि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हर एक प्रकार से प्रश्न पूछा गया, चाहे वो संसदीय प्रणाली से हो या फिर नीति निदेशक तत्व है। इस 2015 में तो नीति निदेशक तत्व से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। अनुसूची से प्रश्न पूछे गए हैं, विधेयक से पूछे गए हैं, प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं, राष्ट्रपति से पूछे गए हैं। यानी कि पॉलिटी, यानी कि क्या करता है यूपीएससी, हर एक सेक्टर को आपस में मिला देता है और उससे प्रश्न को पूछता है। तो हम लोगों को क्या करना रहता है कि हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ना पड़ता है और उसे रिलेट कर देते हैं। तो अगर हम लोग रिलेट करना सीख जाएंगे तो यूपीएससी का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि हम लोग सॉल्व करने में असक्षम होंगे। हम लोग सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बाकायदे कि हम लोग केवल सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से डिस्कस किए होंगे या फिर पढ़े होंगे। ठीक है। तो यही जो है वो मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास था एजुकेशन की दुनिया में। मैं आप लोगों को मदद करना चाहता था कि सिविल सर्विसेज में आप लोग जाएं और देश की सेवा में एक योगदान दें। ठीक है। तो इस तरह के वीडियो मैं लाता ही रहूँगा और रोज़ लाऊंगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक।